क्या आप भी इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं? क्या आप भी एक मैन्युफैक्चरर हैं जिसका बिजनेस जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स और इंपोर्टेड मशीनरी पे हेवली डिपेंडेंट है? क्या आप भी रॉ मटेरियल्स और मशीनरी को इंपोर्ट करते हुए हैवी कस्टम ड्यूटीज को इमीडिएटली पे कर रहे हैं? कस्टम ड्यूटीज को जब आप पे करते हैं इंपोर्ट के वक्त में, ना तो सिर्फ आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं बल्कि अपने बिजनेस का एक हैवी वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं कस्टम ड्यूटी के तौर पे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कि आप कस्टम ड्यूटी को अभी ना पे करके उसको डेफर कर सकते हैं, लेटर ऑन स्टेज पे उसको कभी पे करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? इससे क्या होगा, आपका जो वर्किंग कैपिटल है, हैवी वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में लगेगा और आपके बिजनेस का प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि आपका कैश फ्लो आपके बिजनेस के अंदर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीतीश छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं प्रो इंडिया क्लब के इस चैनल में। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई सीएफओ है, कोई मैन्युफैक्चरर है और आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए बताएगा, आपको बताएगा भी कि किस तरह से आप कस्टम ड्यूटी को आज पे ना करके आप लेटर ऑन डेफर करके लेटर ऑन इसको पे करेंगे और अपनी कस्टम ड्यूटी को आज प्रोडक्शंस में लगाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिस स्कीम की, उसका नाम है मूवर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। दोस्तों, नाम से आप समझ गए होंगे कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में। ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस क्या है? ये कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस जो है आपकी अपनी ही फैक्ट्री होगी जिसको कस्टम वाले रिकॉग्नाइज करेंगे एक बॉन्डेड वेयरहाउस के तौर पे, प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करेगा कस्टम। और आप जो है उसमें अपनी सारी की सारी जो है वर्किंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसमें से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अपने जो रूटीन ऑपरेशन है करते हुए कस्टम ड्यूटी को भी डेफर कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा? मूवर्स क्या है, मूवर्स के क्या फायदे हैं, मूवर्स में किस तरह से कस्टम ड्यूटी की डेफरमेंट होती है, किस तरह से डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स में डिफरेंस मूवर में आएगा, किस तरह से आपको एक्सपोर्ट सेल को डिफाइन करना है, डोमेस्टिक सेल के टाइम आपको क्या करना है, सारा कुछ मूवर स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, हम समझते हैं मूवर स्कीम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मूवर की फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन कस्टम वेयरहाउस। कस्टम वेयरहाउस का मतलब क्या हुआ? आपकी जो फैक्ट्री है वही कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का जो है रूप ले लेती है। इसके लिए आपको समझना होगा कि सेक्शन 65 जो है कस्टम एक्ट का, वो डील करता है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के मूवर ऑपरेशंस के लिए, रेड विद सेक्शन 58 ऑफ द कस्टम एक्ट, जो कि प्राइवेट वेयरहाउसिंग के लिए अप्लाई होता है। तो ये जो सेक्शन है ये डील करते हैं आपके मूवर स्कीम के साथ। इसमें क्या होगा, आपकी जो फैक्ट्री है उसी को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का जो है एक रूप दे दिया जाएगा, कस्टम की तरह जो है इसको वेयरहाउस की तरह समझेगा। यहाँ वेयरहाउस से आप ये भी समझ सकते हैं, कई बार इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा गोडाउन जहां पे आप कोई सामान रखते हैं उसको वेयरहाउस बोलते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आप अपनी रूटीन की जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, रूटीन की जो बिजनेस एक्टिविटी है वो सब यहीं से ऑपरेट करेंगे। बस इसको कस्टम का एक जो है टैग मिल जाएगा वेयरहाउस का कस्टम की तरफ से। दोस्तों, इसको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ इसका फायदा आपको क्या होगा, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए आप करंटली जो है कोई 1 करोड़ की मशीनरी मंगा रहे हैं जिसके ऊपर की आपको रफली 50 लाख का जो है आपको कोई कंपोनेंट्स भी साथ में मंगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ की मशीनरी की वैल्यू हो गई। इसके साथ ही आप 1.5-2 करोड़ का कोई रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के आप 4.5-5 करोड़ की इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर टेंटेटिव इस पे रेट लगाया जाए 30% की कस्टम ड्यूटी लगाते हैं विद आईजीएसटी, अगर हम जोड़ देते हैं तो इस पे अगर 5 करोड़ का भी 30% देते हैं, 1.5 करोड़ रुपया जो है आपको कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली पे करनी पड़ती है। लेकिन मूवर स्कीम में आपको क्या करना है कि ये 1.5 करोड़ जो कस्टम ड्यूटी का है वो डेफरमेंट आपका हो जाएगा, आपको भी
कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करनी पड़ेगी एंड आप जो है अपनी गुड्स की क्लियरेंस करवा लेंगे जो कि आपकी फैक्ट्री में ही आएगी, लेकिन कस्टम उसको बोलेगा बॉन्डेड वेयर हाउस। मूवर्स में आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, मूवर्स का लाइसेंस मिला होगा, आप मूवर लाइसेंस में उसको ड्यूटी फ्री मंगा देंगे। दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप मूवर में कोई सामान मंगाते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हमने समझा कि 1.5 करोड़ का ड्यूटी आपको नहीं पे करना पड़ा, तो वो 1.5 करोड़ जो है आप बिजनेस में लगाएंगे, आप उसको इन्वेंट्री में लगा सकते हो, मार्केटिंग में लगा सकते हो, आप और भी फैक्ट्री के जो रूटीन ऑपरेशन है वहां पे खर्चा कर सकते हो एंड आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आपको यहां समझना पड़ेगा बिजनेस जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एक्चुअल में कैश फ्लो को मैनेज करना भी बिजनेस है। जितना बेटर आप कैश फ्लो करेंगे मैनेज, उतना ही बेटर आप बिजनेस को भी मैनेज करेंगे। यहाँ आपको यह समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ड्यूटी है, एक्चुअल में ड्यूटी सेव हो रही है? तो मेरा आंसर आएगा नहीं, ये ड्यूटी सेव करने की कोई स्कीम नहीं है, ड्यूटी डेफरमेंट की स्कीम है, जिसमें कि आप करंटली जो है इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पे नहीं कर रहे और फाइनल ड्यूटी जो है आपके उस इवेंट पे डिपेंड करेगी कि आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट के साथ क्या करने वाले हैं। अगर आप इसका एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एप्लीकेबल प्रोविजंस के हिसाब से एक्सपोर्ट होने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट को जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से अप्लाई हो जाएगी। सो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा मूवर जो स्कीम है ड्यूटी सेव करने की नहीं है, ड्यूटी डेफरमेंट की स्कीम है। तो मूवर में एक्चुअल में होता क्या है? मूवर में एक्चुअल में होता है आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, आप उसको वेयर हाउस में जो है क्लियरेंस के लिए लगाते हैं, कस्टम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप वेयर हाउस में लेके आते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होता है, देन आपका इवेंट डिसाइड करता है कि आप इसको एक्सपोर्ट के लिए निकाल रहे हैं या आप उसको होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मूवर में एक्सपोर्ट की कोई ओब्लिगेशन होती है? जैसे ईपीसीजी स्कीम में आपको एक ओब्लिगेशन करनी होती है, क्या मूवर में ऐसी कोई प्रायर ओब्लिगेशन आपके ऊपर है एक्सपोर्ट करने की? तो यहां आपको समझना पड़ेगा ऐसी कोई भी ओब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है कि आपको कोई परसेंटेज आपको ड्यूटी सेव का सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है। आप उसको होम कंजम्पशन के लिए भी निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट के लिए भी निकाल सकते हो। बस जो कस्टम ड्यूटी है वो आपके इवेंट पे, आपके रिजल्टेंट जो इवेंट होगा आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड होने वाली है। तो आपके ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि आपको इतना एक्सपोर्ट करना ही करना है। हाँ, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई कस्टम का प्रोविजन ही अप्लाई नहीं होगा। आप पे कंप्लायंसेस तो मूवर्स की अप्लाई होंगी ही होंगी, जो एप्लीकेबल कंप्लायंसेस है मूवर्स के में रेगुलेशंस में वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, अगर आप एक्सपोर्ट को होम कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिकली सेल कर देते हो, अगर आप प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली सेल कर देते हो, इन दैट इवेंट आपको जो है जो भी आपने कस्टम ड्यूटी डेफर करी थी वो आपको पे करनी पड़ेगी। इन केस आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है तब क्या होगा? अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है तो आपकी कस्टम ड्यूटी जो आपने सेव करी थी वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको यह समझना पड़ेगा कि डेफरमेंट जो है वो आपके इवेंट पे डिपेंड करती है, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्योंकि रिजल्टेंट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो हर बार ये समझना कि अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो मूवर स्कीम ही ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अप्लाई करने पड़ेंगे मेथड्स, आपको समझना पड़ेगा मूवर फ्रेमवर्क को, आपको काउंट करना पड़ेगा कि आप कितनी ड्यूटी सेव कर रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, मूवर की कंप्लायंसेस क्या है, आपको सारा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको एनालाइज करने के बाद आपको लगता है कि यस मूवर स्कीम मेरे लिए अच्छी है तो आप उसको जरूर ले। ये मूवर स्कीम सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए ही नहीं है बल्कि उन डोमेस्टिक सप्लायर्स के लिए भी है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डोमेस्टिक में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, क्योंकि इसमें एक लेवल तक जो है आपकी कस्टम की डेफरमेंट होती है और उस डेफरमेंट के जरिए आप जो है काफी टाइम तक जो है एक अमाउंट जो है उसको आप अपने बिजनेस में, कैश फ्लो को बिजनेस में जो है रन कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन जो है काफी लेवल तक स्केल अप हो जाता है। आपके जो खर्चे हैं आप उसको जो है कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं और आप अपने प्रॉफिट्स को स्केल अप कर लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं आप। सो डोमेस्टिक सप्लायर्स के लिए, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी मूवर स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है
वो भी कंसीडर कर सकते हैं मूवर्स की स्कीम। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल गुड्स को मूवर में मंगा सकते हैं, और मूवर में मंगा सकते हैं तो कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट मूवर्स में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल गुड्स को भी मूवर्स में हम मंगा सकते हैं, और कैपिटल गुड्स को जब हम मूवर में मंगाते हैं तो कैपिटल गुड इंपोर्ट के टाइम पे हमें कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। हम मूवर स्कीम के अंडर में कैपिटल गुड्स को जो है क्लियर करवा के उसको अपने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जो है रख लेते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होगा, जो कैपिटल गुड्स से हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको डोमेस्टिक में सेल आउट कर सकते हैं। आपकी कस्टम ड्यूटी डिपेंड करती है आप कैपिटल गुड्स को किस तरह से यूज करते हैं, वो डेफरमेंट है। आप कैपिटल गुड्स को जब भी बाहर निकालते हैं किसी कारण से डोमेस्टिक में, तो आपको जो है अपना कस्टम ड्यूटी जो आपने डेफर करी थी उसको पे आउट करना पड़ता है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए मूवर्स अच्छी स्कीम है। आप वर्किंग कैपिटल को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में कैपिटल गुड्स को मंगाते हैं या रॉ मटेरियल को मंगाते हैं और वहां पे आपके 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए डेफर हो जाते हैं, तो आज जो पैसा आपको देना था, अगर उसको आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप पे आउट करते हैं, तो 4 साल तक आप कैपिटल गुड्स को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और उससे आप अपनी सैलरीज पे कर सकते हैं, आप अपने खर्चे पे कर सकते हैं, आप उससे रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं और आप प्रॉफिट्स में उसको तब्दील कर सकते हैं। सो कैश मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन क्या आपको हर बार मूवर स्कीम लेनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस सेटअप के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है इस चीज के ऊपर। यदि आप हैवीली डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर, तो आप मूवर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इंपोर्ट बहुत लो लेवल का करते हैं, आपका इंपोर्ट बहुत ही कम लेवल का है, तो क्योंकि मूवर्स में कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेबल कि आप जो है मूवर स्कीम की तरफ जाएं, क्योंकि कंप्लायंस को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ड्यूटी डेफरमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंप्लायंस भी आपके ऊपर नहीं रहेंगी। कस्टम क्योंकि रेगुलेटेड स्कीम है, कस्टम के प्रोविजन इसमें आप मूवर्स में आप पे अप्लाई होते हैं। सो आपको कंप्लायंस पूरी तरह से फॉलो करनी पड़ती है। इस वजह से अगर आपकी इंपोर्ट कम है तो आप बिल्कुल भी मूवर की तरफ मत सोचिए। आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप मूवर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका कितना डेफरमेंट हो रहा है। अगर डेफरमेंट ही बड़ा छोटा हो रहा है, देन अपना मूवर स्कीम की तरफ जाइए। डेफरमेंट ज्यादा है, आपकी जो ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है, तो आप मूवर को सिलेक्ट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये मूवर्स की कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको मूवर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि आप स्कीम को अच्छे से रीड आउट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट proindiaclub.com पे आपको कंप्लीट स्कीम मिल जाएगी, जिसका कि हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से उसको आप ले सकते हैं, आप उससे ओपन कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं उस लिंक को, और आप अच्छे से रीड आउट भी कर सकते हैं डिटेल में मूवर स्कीम क्या है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये स्कीम काफी अच्छी लगी होगी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी और भी जो स्कीम्स लेके आते रहेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होंगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए जुड़ते हैं अगली स्कीम्स के साथ।